बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर खाकवानी और ये मेरा नया वीडियो ब्लॉग जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस के बारे में बात करना चाह रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि ये केस है क्या। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा तहरीक पाकिस्तान के मारूफ रहनुमा काजी ईसा के साहबजादे हैं। ये मारूफ वकील हैं, वकालत बलूचिस्तान से इनका मशीन से ताल्लुक़ है, लेकिन कराची में ज़्यादा अरसा इन्होंने वकालत की है और अच्छे बड़े टॉप के कॉरपोरेट लायर हैं। इनकी एहलिया जो है खोसो फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और ख़ासी बड़ी ज़मींदार फैमिली है और इनकी मदर इन लॉ हैं वो स्पेनिश हैं, तो इस वजह से इनकी एहलिया के पास स्पेनिश पासपोर्ट भी है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था और चीफ जस्टिस इसलिए बने थे कि उस PCO के तहत जजेस जो तमाम मुस्ताफ़ी हो गए थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, तो PCO के बेसिकली उनके खिलाफ फैसला आया था उस ज़माने में PCO जजेस के खिलाफ, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट पूरी खाली हो गई थी। तो फ़ाइज़ ईसा साहब जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज बने तो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन गए और बड़ा अच्छा रिस्पेक्टेबल जज रहे हैं। बड़े डेड ऑनेस्ट समझी जाती हैं, कॉम्पिटेंट समझी जाती हैं, इनके फैसले बहुत से मशहूर हैं। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने, पिछले चंद सालों से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में हैं और ये 2023 में ये जब अगले इलेक्शन अगर ये टर्म पूरी होती है तो इलेक्शन हो तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में 3-4 सीनियर जो टॉप सीनियर जजेस में इनका शुमार होता है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बाज़ फैसले खासे सख्त रहे हैं। इन पर बाज़ लोगों का शायद अब ख्याल है कि ये नून लीग की हामी है, लेकिन ये नून लीग के हामी नहीं रहे। कोयटा में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें वकील काफ़ी सारे उसमें शहीद हुए थे। उसके फैसले में उन्होंने उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार थे, तो उन्होंने बहुत सख्त फैसला दिया था और बड़े सख्त कमेंट्स दिए थे वज़ीर दाखिला के और उन्होंने बड़े क्रिटिसाइज़ किया था कि इन्होंने कालेदम तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात की और हुकूमत पे। तो ये ऐसा नहीं है कि नून लीग के बारे में इनका कोई नरम या सॉफ्ट इनका कोई कॉर्नर रहा हो। ये स्ट्रॉन्ग जज रहे हैं, बोल्ड अपने फ़ैसले करते हैं। और अलबत्ता ये है कि हुदैबिया पेपर मिल का फ़ैसला इनका वो उसमें उन्होंने चूँकि केस टाइम बार हो चुका था, अपील में जो अपील की एक मुदत होती है कानून के तहत वो गुजर चुकी थी हुदैबिया केस में, तो इसने उसको रिजेक्ट कर दिया और कैटेगोरिकली फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला था। उस पर कई लोगों को बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं क्योंकि हुदैबिया केस में ये इम्कान था या ये समझा जा रहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और पूरी फैमिली बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। तो उस फैसले से यकीनन मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इनके फ़ैसले एक प्रो नून लीग जजी बिल्कुल ही कभी भी नहीं रहे, बल्कि किसी भी पॉलिटिकल एफिलेशन से हट के इनकी एक रिप्यूट रही है। फैज़ाबाद धरना केस में इनका फ़ैसला बहुत सख्त बहुत मशहूर हुआ, जिसमें उन्होंने उस वक्त के जो अदारों के अहम लोगों के नाम लेके, जो आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आला अदालतें अपने फ़ैसलों में इशारतन बातें करती हैं, लेकिन जज साहब ने काफ़ी वो एक बोल्ड या एक सख्त कह लें फ़ैसला था जिसमें उन्होंने उनका नाम भी लिख दिए कि इन्होंने इसको मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। शायद उसके बाद से इनके बारे में कुछ मसाइल हैं, क्योंकि उसकी जो अपील की गई नज़रसानी की अपील, उसमें बाकायदा हुकूमत ने, और ये इमरान खान की हुकूमत ही है, जिसमें उन्होंने बाकायदा ये एक प्ली ली कि इनको बेंच से रिमूव किया जाए क्योंकि इन्होंने बहुत एक सख्त और कंट्रोवर्शियल सी पोजीशन ली है, जबकि होता नहीं है। नज़रसानी जो अपील होती है वो वही बेंच ही सुनता है जिसने फ़ैसला सुनाया हो। बहरहाल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस में हुआ ये है, केस क्या इन पे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें इन पे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पे मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा यह गया कि लंदन में उनकी जायदाद, इनकी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपने बीवी बच्चों के नाम के इनके है कर रखी है, और वो उसको उन्होंने अपने एसेट्स में जो गोशवारे हैं उसमें उन्होंने शो नहीं किया, और ये शुबा है कि मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे गलत तरीक़ों से ये बनाई गई। ये इल्ज़ाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भेजा गया। सदर पाकिस्तान, ये कानून के तहत सदर पाकिस्तान ही रेफरेंस भेज सकते हैं, कैबिनेट की या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनके पास ही जाती है और वो आगे वो फॉरवर्ड करते हैं। वैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ख़ुद भी नोटिस ले सकती है, लेकिन ये एक बड़ा प्रॉपर एक तरीका है, कानूनी तरीका है जिसके तहत सदर पाकिस्तान वो रेफरेंस भेजते हैं। और याद रहे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक वाहिद फोरम है कानून के तहत जो जजों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और कोई भी अदारा उस तरह कार्रवाई नहीं कर सकता, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं होते हैं करंट, वो इसके सुप्रीम
जुडिशल सरबराह होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट से ही हो जाते हैं और चारों सूबाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, सूबाई चीफ जस्टिस साहबान हैं, इनमें से 2 सीनियर मोस्ट जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक ऑटोमेटिकली मेंबर होते हैं। तो ये 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। और ज़ाहिर इसमें सीनियर मोस्ट लोग इसलिए रखे गए ताकि एक इंसाफ हो सके और वो एक ज़्यादा एक गैर जानबदारी के साथ और एक मजबूती के साथ फैसला हो सके। तो उस वक्त जस्टिस आसिफ खोसा सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह थे। उन्होंने इनको शौकात नोटिस भी जारी किया जस्टिस फैज़ ईसा को। अच्छा, ये रेफरेंस के बाद हुआ ये कि कुछ ही दिनों बाद ये बात खबर में मीडिया में लीक हो गई या लीक कराई गई, और पहले तो शुरू में लगा कि जज साहबान के खिलाफ रेफरेंस आया, फिर बहरहाल डिटेल भी और जस्टिस फैज़ ईसा साहब का नाम भी आ गया और कुछ इस तरह होता है हमारे यहाँ। एक मीडिया ट्रायल भी एक चुपके से एक तरीके से चलना शुरू हो गया। जस्टिस साहब ने इस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा जिस पर उन्होंने शिकवा किया कि मुझे उस रेफरेंस की कापी नहीं भेजी गई और मेरे खिलाफ एक तरह का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। तो उस पर खैर इनको रेफरेंस की इनकी कॉपी भी भेजी गई और बहरहाल उसके बाद से ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी शुरू हुई। वकला तंजीमों ने और ख़ासतौर सुप्रीम कोर्ट बार के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अमानुल्लाह कंजानी, उन्होंने बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया, बड़ी मजबूती से जज साहब के साथ स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट बार्स और हाई कोर्ट बार्स का और बड़े जो वकील के रहनुमा वकला रहनुमा हैं और पाकिस्तान के रिटायर जज साहबान में जो टॉप लोग हैं, इन सब ने जस्टिस साहब का एक साथ इनका दिया और एक तासुर ये बना, यानी उन्होंने ये कहा ये जाता रहा कि भाई ये जस्टिस साहब को अपने फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से ही इनको सज़ा दी जा रही है। और चूँकि ये एक सख्त हैं, बोल्ड हैं, दलेर जज हैं और ऑनेस्ट जज हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड रखते हैं, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के भी करीब रहे हैं, इसलिए इनको पनिश किया जा रहा है। और ये सोचा जा रहा है कि कहीं अगली बार जब इलेक्शन की टर्म है तो चीफ जस्टिस होंगे तो एक स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस उस मौके पर जो है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमेज रखता हो, शायद मुक़्तदर क़ुव्वतों को कबूल नहीं है। ये एक तासुर वकला रहनुमाओं ने भी बनाया। फिर जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन की जिसमें उन्होंने यही कमोबेश यही मौक़िफ़ इख्तियार किया और वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये कहा कि एक फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक फुल बेंच बनाए, फुल कोर्ट एक हो और जिसमें वो इसको देखें, इसलिए देखें कि ये सिर्फ एक बंदे का इनफरादी इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ये जुडिशरी की आज़ादी का मामला है और एक जज का मामला है और उसके बाद आइंदा दूसरी पूरी जुडिशरी भी थ्रेटन हो सकती है। तो उसमें उन्होंने फैज़ाबाद धरने केस का बाकायदा हवाला दिया कि मुझे ये चूँकि मैंने ये फ़ैसला मैंने लिखा है उस केस का, इसलिए मुझे इसको पनिश किया जा रहा है। अच्छा, मुनीर मलिक जो बहुत मशहूर वकील हैं, बड़े वकीलों में से, पाकिस्तान के टॉप लायर्स में से, उन्होंने इनका ये केस लड़ा। अच्छा, उसमें भी ये हुआ कि उसमें फुल कोर्ट भी कुछ आगे, फुल कोर्ट दायरे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेज़ हैं, लेकिन उसमें कुछ मसाइल आए क्योंकि 3 जज साहबान ऐसे थे कि अगर जस्टिस फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ना अगर रिटायर हो जाएँ या हट जाएँ, मुस्तफ़ी हो जाएँ या इनको हटा दिया जाए तो वो इनकी जगह वो जो 2-3 साल का जा रहे हैं इनका जो पीरियड चीफ जस्टिस का है वो अगर वो बीच में निकल जाएगा तो वो नहीं बनेंगे, तो वो और 3 जजेस को उनको चीफ जस्टिस बनने का मौका मिल जाएगा। तो उन 3 जजेस पे इन्होंने ये इतराज़ किया कि ये बेनिफिशरी हो सकते हैं मेरे इस केस के, तो इनको बीच में शामिल नहीं होना चाहिए, वो अलग हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ खोसा साहब पे भी इनकी ऑब्जेक्शन थी कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह थे, इन्होंने ये फैसला चूँकि शुरुआत नोटिस जारी कर दिया था, इनको पहले ही देखना चाहिए था इस मामले को कितना कि भाई ये अनफेयर है। तो वो भी और अब भी से भी 10 रुकनी जो एक खुद जस्टिस साहब खुद भी थे ज़ाहिर है जो कि इससे इन्होंने खुद ये पटिशन की इन्होंने, तो ये 10 रुकनी बेंच था जिसके अता बंदियाल उसके सरबराह थे। अब 10 रुकनी बेंच का ये जो कल जो फैसला आया है उसमें 10 रुकनी 10 के 10 जज साहबान ने कैटेगोरिकली इस रेफरेंस को तो उन्होंने वो कर दिया, फारिग कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और साथ ही शुकाज नोटिस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शुरू किया था जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई को भी ख़त्म कर दिया। यानी ये एक रेफरेंस जो है ये तो ख़त्म हो चुका है। ये वैसे आम तौर पे नहीं होता, कम होता है। हमारी जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस ऐसे किया था और उससे जो सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त बेंच बैठा इस पर जस्टिस खलील रहमान रमदे उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने उसको भी रेफरेंस को ख़त्म कर दिया था। 7 जजेस ने तो ये कहा है कि भाई ये मामला FBI में जाएगा और FBI इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जस्टिस साहब का ये केस ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो इल्ज़ाम है वो तो ज़ाहिर अपनी जगह है और उनकी एहलिया पर है। उनकी एहलिया का वीडियो लिंक पे बयान भी लिया गया, वो भी बहुत कम होता है क्योंकि वो इस केस में फ्रीक नहीं है, ये इसकी रवायत नहीं है। ये जुडिशरी ने, अदलिया ने, इस बेंच ने एक मतलब इनको अकोमोडेट किया एक अच्छे तरीके के साथ, चूँकि कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो चुकी थी। आमतौर
तौर पे ऐसा नहीं होता कि वीडियो लिंक लिया पे स्टेटमेंट ली जाए और या उनका किसी गैर मुतल्लिक फरीक को स्टेटमेंट ली जाए। बहरहाल उन्होंने उसको ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये FBI इसको डिसाइड करे, 60 दिन उनको दिया FBI और काफ़ी सारी डायरेक्शन दी कि 75 डेज़ में वो, लेकिन उसमें लिंक ये कर दिया इस फैसले में कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही रिपोर्ट देंगे, इसको सेक्रेटरी को और वो चीफ जस्टिस को, और फिर अगर कोई मिसकंडक्ट या रिपोर्ट में बाकायदन ऐसा कुछ आ जाता है कि जो गलत है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो ये इस फैसला है जस्टिस कायद फायद ईसा केस और उसका फैसला। 3 जज साहबान ने अलबत्ता कि रेफरेंस उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि FBI में भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। एक जज साहब पेशावर के जो जस्टिस फरीदी आया फरीदी साहब है, उनका फैसले से दिलचस्प है कि उन्होंने जज साहब पे जस्टिस फायद ईसा को उन्होंने दरख्वास्त को काबिल समात नहीं करार दिया, उसको खारिज कर दिया। लेकिन चूँकि कई बार्स ने, कई लोग इसमें हिस्सेदार बने थे, इस पटिशन में उन्होंने अलग अलग की हुई थी, तो बाकियों की उन्होंने मंजूर करते हुए रेफरेंस को ख़त्म किया, लेकिन उनका जस्टिस फायद ईसा को उन्होंने उसके खिलाफ किया फैसला। अच्छा, जस्टिस साहब इसमें एक जो गैर रवायती बात है, अनप्रेसिडेंटल बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश भी हुए बेंच के सामने। ये बहुत कम होता है, शायद ही कोई ऐसी मिसाल हो कि सिटिंग जज एक इस तरह के अपने खिलाफ किसी केस में सामने शामिल पेश हो। तो बाज़ वकला ने भी इसको नापसंद किया। मेरे ख्याल जस्टिस शाया अफरीदी का भी इसमें, उनको भी जो कमेंट्स और उसमें सवाल थे वो उनकी नापसंदगी थे के ही थे। अब तफसीली फैसला आएगा तो मुमकिन है जस्टिस अफरीदी अपना अलग नोट लिखेंगे तो शायद उसको वाजे करे। तो ये है पूरा केस और उसका यानी इसका रिजल्ट, इसको जो एनालिसिस है वो मैं एक अलग वीडियो में पेश करता हूँ।